अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सेक्शन 14 बेसिकली डील्स विद द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड इन द कोर्ट। सबसे पहले हम सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 रीड्स एज फॉलोज: व्हेन द arbitrators or umpire have made their award, they shall sign it and shall give notice in writing to the parties of the making and signing thereof and of the amount of fees and charges payable in respect of the arbitration and award। देखें, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर जिसने अवार्ड पास किया है यानी कि डिसीजन दिया है उनको उसको साइन करना लाजमी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, उनको पार्टीज़ को राइटिंग में ये नोटिस देनी होगी कि मैंने ये अवार्ड पास कर दिया है एंड उसको साइन कर दिया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसेक्शन 1 में मेंशन्ड है वो ये है कि आर्बिट्रेटर को अपनी फ़ीस भी बतानी होगी, कम्युनिकेट करनी होगी, जो भी पेएबल है, जो भी उनको बेसिकली पार्टीज़ को देने की है, आर्बिट्रेटर्स को या एम्पायर को, ये फ़ीस भी उन्हें कम्युनिकेट करनी होगी आफ्टर पासिंग द अवार्ड। To repeat, in short, Section 14 subsection 1 simply states 3 main points। सबसे पहले ये कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर जिसने अवार्ड पास किया है उनको उसको साइन करना लाजमी है। नंबर 2 कि उनको राइटिंग में नोटिस देनी होगी पार्टीज़ को कि मैंने अवार्ड पास कर दिया है एंड साइन कर दिया है। एंड नंबर 3, इनको फ़ीस कम्युनिकेट करनी होगी, जो भी अब पेएबल है, जो भी ड्यू फ़ीस है, चार्जेस हैं, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने के हवाले से वो उनको पार्टीज़ को कम्युनिकेट करनी होगी कि अब ये फ़ीस पेएबल है। अच्छा, इसके बाद सबसेक्शन 2 बेसिकली ये कहता है, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट वेरी क्विकली। द आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर शैल at the request of any party to the arbitration agreement or any person claiming under such party, or if so directed by the court, and upon payment of the fees and charges due in respect of the arbitration and award and of the costs and charges of filing the award, cause the award or signed copy of it together with any depositions and documents which may have been taken and proved before them to be filed in court, and the court shall thereupon give notice to the parties of the filing of the award। ओके, सो आप ये सेक्शन सुनने के बाद प्रॉबेबली थोड़े से स्कैर्ड हो गए होंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लगता है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। It basically states a very few things and legal language obviously complicated होती है। However, I'm going to summarize for you कि subsection 2 जो है इस सेक्शन का वो basically सिर्फ कुछ important points जो डील करता है वो क्या हैं। देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का सबसे मेजर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज़ इस सेक्शन में ही ये मेन बात मेंशन्ड है कि अवार्ड को कोर्ट में फ़ाइल करना लाजमी है। अच्छा, सबसेक्शन 2 की जो पहली लाइन है, फर्स्ट 2 लाइंस बेसिकली, उसमें सिंपली ये स्टेट हुआ है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर जिसने भी अवार्ड पास किया है उसको एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी, यानी कि जिन पार्टीज़ के हवाले से जो डिसीजन अवार्ड आर्बिट्रेटर ने अराइव किया है उस अवार्ड को आर्बिट्रेटर को एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज़ कोर्ट में फ़ाइल कराना होगा। लेकिन याद रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट नहीं भी की है तो भी यहाँ पे आगे ये बात लिखी हुई है कि इफ़ सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, तो यानी कि दोनों ऑप्शंस हैं कि आइदर एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी और इफ़ सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नाइदर ऑफ द पार्टीज़ हैज़ रिक्वेस्टेड बट इफ़ द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट द आर्बिट्रेटर शुड फाइल द अवार्ड इन कोर्ट, तो उस सिचुएशन में भी आर्बिट्रेटर को ये एक्शन लेना होगा। अच्छा, लेकिन ये एक्शन कब लेना होगा? अपॉन पेमेंट ऑफ द फीस एंड चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, यानी कि इवन दो आर्बिट्रेटर और एम्पायर यानी कोई भी जिसने भी अवार्ड पास किया है, डिसीजन दिया है, उसको ये एक्शन लेना लाजमी है, लेकिन पहले आपको उसकी फ़ीस पूरी करनी होगी, पेमेंट। तो ये जो फ्रेज़ आगे लिखा हुआ है, अपॉन पेमेंट ऑफ द फीस एंड चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन,
and award and of the costs and charges of filing the award। देखिए आर्बिट्रेशन से रिलेटेड तो आपने फ़ीस आर्बिट्रेटर को पे करनी ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके अलावा कोर्ट में फ़ाइल करने की भी फ़ीस होती है, यानी कि जो भी रिलेटेड चार्जेस हैं फॉर फाइलिंग द अवार्ड इन कोर्ट वो भी आपको आर्बिट्रेटर को सबमिट कराने होंगे, तो ही आपका काम आगे बढ़ेगा। यानी कि आपको ना सिर्फ आर्बिट्रेटर को उसकी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी फ़ीस देनी होगी दोनों पार्टीज़ को मिलकर, बल्कि साथ में उनको वो फ़ीस भी डिवाइड करके देनी होगी जो बेसिकली कोर्ट में फ़ाइलिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली हाफ ऑफ द सेक्शन दैट आई जस्ट रेड आउट। तो अब जो बाकी का आधा सेक्शन है, ये जो इतना लेंदी सा देखने में लग रहा था, हमने आधा तो डील कर लिया। जो बाकी का आधा है वो सिंपली ये कहता है कि अब अगर जब आर्बिट्रेटर ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी या फिर इफ़ डायरेक्टेड बाय द कोर्ट जब आर्बिट्रेटर की फ़ीस पे हो गई है और कोर्ट की रिलेटेड जो फाइलिंग फ़ीस है वो भी पे हो गई है, तो उसके बाद आर्बिट्रेटर क्या करेगा कि उस अवार्ड को, उस डिसीजन को कोर्ट में फ़ाइल कर देगा। एंड ये फाइलिंग वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर ना सिर्फ वो अवार्ड यानी कि वो डिसीजन इटसेल्फ कोर्ट में सबमिट कराना होगा, बल्कि आर्बिट्रेटर साथ में, जो कि ये एक लाइन लिखी हुई है ना, टुगेदर विद एनी डेपोजिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, साथ में अगर कोई एविडेंस, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में अवेलेबल है जो कि आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन लेने में यूज़ की थी, तो एनी थिंग विच वॉज़ यूज्ड टू प्रूव एनी एविडेंस, एनी फैक्ट, तो वो भी साथ में अटैच होके कोर्ट में फ़ाइल होगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन में ये है कि वंस दिस इज़ डन, यानी कि जब अवार्ड कोर्ट में फ़ाइल हो जाएगा अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से पार्टीज़ को नोटिस मिलेगा, नोटिस सर्व होगा कि आप किससे रिलेटेड जो अवार्ड अनाउंस किया था आर्बिट्रेटर ने वो कोर्ट में फ़ाइल हो चुका है। दिस इज़ बेसिकली व्हाट द लास्ट लाइन रीड्स, दैट इज़ द कोर्ट शैल देयर अपॉन गिव नोटिस टू द पार्टीज़ ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड। सिंपल। सो अब आई होप कि ये सेक्शन जो शुरू में आपको मुश्किल लग रहा होगा बहुत सिंपली अंडरस्टैंड हो गया होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा ये फिर से सेक्शन ओवरव्यू कर देती हूँ। फर्स्ट लाइन जो थी इस सब सेक्शन की, द आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर शैल एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन agreement or any person claiming under such party or if so directed by the court। यहाँ तक सिंपली ये बात हो रही है कि आर्बिट्रेटर को या तो किसी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया है या किसी पार्टी के बिहाफ पे किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट किया है, एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है आर्बिट्रेटर को। तो इन सिचुएशंस में आर्बिट्रेटर को अवार्ड फाइल करना होगा कोर्ट में, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या थी कि अपॉन पेमेंट ऑफ द फीस एंड चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन, नॉट जस्ट बेसिकली द फीस ड्यू टू द आर्बिट्रेटर बट ऑल्सो अवार्ड को फ़ाइल करने के लिए कोर्ट में जो रेलेवेंट फ़ीस है वो भी सबमिट कराने के बाद ये प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस को बेसिकली जो साइंड कॉपी है अवार्ड की, जो आगे वर्ड लिखा हुआ है कॉज द अवार्ड और साइंड कॉपी ऑफ इट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला जो फ्रेज़ है सिंपली इट मीन्स, आप इसमें देखें कि इट सिंपली मीन्स कि आर्बिट्रेटर को अवार्ड कोर्ट में फ़ाइल करना है इस प्रोसेस के बाद जब उसको फ़ीस वसूल हो गई। एंड इसके बाद जब आर्बिट्रेटर ने फ़ाइल करवा दिया है कोर्ट में अवार्ड, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज़ को नोटिस सर्व हो जाएगी कि आपका जो अवार्ड है वो कोर्ट में फ़ाइल हो चुका है। एंड हाँ, जो सेकंड लास्ट लाइन है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेसिकली अवार्ड के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग एविडेंस जो भी यूज़ हुआ है साथ में, तो वो सब कुछ भी साथ में सबमिट होगा कोर्ट में। अच्छा, अब लास्ट में जो सब सेक्शन 3 है, इट रीड्स आउट एज फॉलोज, वेयर द आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर स्टेट अ स्पेशल केस under clause B of section 13, the court, after giving notice to the parties and hearing them, shall pronounce its opinion thereon, and such opinion shall be added to and shall form part of the award। अब देखें, इस सब सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको रिमाइंड करना ज़रूरी होगा कि ये जो क्लॉज B ऑफ सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं वो है क्या, यानी कि सेक्शन 13 का जो क्लॉज B है वो क्या कहता है।
देखें, अब आपके सामने स्लाइड पे जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 13 का सबसेक्शन बी मैंने पेस्ट किया हुआ है। एंड सेक्शन 13 बेसिकली डील्स विद द पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी आर्बिट्रेटर्स के पास जो पावर्स होते हैं उसमें सेक्शन 13 में मेंशन्ड है। देखें, सेक्शन 13 में पावर्स में से एक पावर ये भी है जो कि सबसेक्शन यानी कि क्लॉज बी में मेंशन्ड है, और वो ये कहता है कि आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है टू स्टेट a special case for the opinion of the court on any question of law involved, or state the award wholly or in part in the form of a special case of such question for the opinion of court। अब ये जो क्लॉज बी है सेक्शन 13 का, इसका मतलब सिंपली ये है कि आर्बिट्रेटर के पास ये पावर भी होता है कि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ख़ुद इनफ नहीं है और वो चाहता है कि कोर्ट अपना ओपिनियन दे, तो इस सिचुएशन में अगर कोई मैटर आर्बिट्रेटर के पास ऐसा आता है जिसमें आर्बिट्रेटर को ये लगता है कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि कोर्ट के पास ओपिनियन के लिए चला जाए ये मैटर, तो वो सेक्शन 13 क्लॉज बी के अंडर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। एंड बेसिकली इसमें इसको कहते हैं हम कि आर्बिट्रेटर ने एक स्पेशल केस कोर्ट के पास सबमिट किया है कोर्ट के ओपिनियन के लिए, एंड ये आर्बिट्रेटर पे डिपेंडेंट होता है कि अगर वो समझता है कि पूरा का पूरा अवार्ड जो है वो डिपेंडेंट है कोर्ट के ओपिनियन पे, तो फिर जो ये वाला फ्रेज़ लिखा हुआ है ना, होली और इन पार्ट, तो ये डिपेंड करता है आर्बिट्रेटर के ओपिनियन पे। अगर उसको ये लगता है कि पूरा का पूरा केस ही कोर्ट के ओपिनियन के बग़ैर सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो फिर उस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर को ये करना होता है कि केस के फैक्ट्स जो है ना, जो केस आर्बिट्रेटर के सामने आया है, वो फैक्ट्स बिल्कुल समराइज़ करके स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट फोर्थ करने होते हैं आर्बिट्रेटर को, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने होते हैं कि ये फैक्ट्स हैं जज साहब, एंड अब इन फैक्ट्स की बेसिस पे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर मैं कोर्ट से ओपिनियन चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं डिसाइसिवली डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो अब ये जो होली और इन पार्ट वाला पॉइंट है, मैं इसको ज़रा सा वापस एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आर्बिट्रेटर का पूरा अवार्ड ही कोर्ट के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करे। कभी कभी क्या होता है कि अवार्ड में जो डिसीजंस लिए गए होते हैं वो उनमें से कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आर्बिट्रेटर ख़ुद ले लेता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी दो पार्टीज़ के बीच में फॉर्म हुआ था, उससे लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज़ हो गया है, और फॉर एग्ज़ाम्पल उस डिस्प्यूट में से कोई एक मसला ऐसा है जो आर्बिट्रेटर ने अपने ओपिनियन के मुताबिक हल कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कलर के ऊपर और प्रोडक्ट के कलर के ऊपर डिस्प्यूट था, एंड एक पार्टी रिफ्यूज़ कर रही है, उसको मना कर रही है कि अब मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो उस सिचुएशन ने आर्बिट्रेटर के उन दोनों के बीच में मसला हल करवा दिया। लेकिन इस स्ट्रेट फॉरवर्ड मसले के अलावा भी लेट से इन दोनों पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई और कॉम्प्लिकेटेड मसला भी है इन्वॉल्व्ड, जो कि आर्बिट्रेटर को लगता है कि कोर्ट के ओपिनियन से ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आर्बिट्रेटर की लीगल अंडरस्टैंडिंग प्रॉबेबली इनफ नहीं है, या फिर आर्बिट्रेटर को ये लगता है कि कोर्ट ही ज़्यादा बेहतर ओपिनियन दे सकता है। तो इस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर के पास ये पावर होता है कि पार्ट ऑफ द डिसीजन आर्बिट्रेटर ख़ुद ले ले और बाकी का अदर पार्ट ऑफ द डिसीजन कोर्ट को सबमिट कर दे कि आप डिसाइड कर दें कि क्या ओपिनियन होना चाहिए इससे रिलेटेड। हाउएवर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रेटर के पास जो केस आया है उसमें पूरी तरह से ही होली फुल्ली जो है आर्बिट्रेटर डिसाइड नहीं कर पा रहा है इशू को लेकर, तो इस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर के पास ये ऑप्शन होता है कि पूरा का पूरा ही केस आर्बिट्रेटर समराइज़ करके फैक्ट्स क्लियरली सेट आउट करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल केस विच इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट्स ओपिनियन फॉर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड याद रखें कि द वे आई सेड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के पास पूरा का पूरा केस एज़ इट इज़ आर्बिट्रेटर फॉरवर्ड नहीं कर रहा,
आर्बिट्रेटर के ऊपर ये लाजिम है कि केस को इतना तो एनालाइज करे कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन, जो रेलेवेंट इशू आ रहा है, वो इशू जो है वो सामने लेकर आए कि ये फैक्ट्स हैं और इनके ऊपर ये इशू है। अब ये जो इशू है इसका जवाब जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक लीगल पॉइंट पे, और वो जो लीगल पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो कोर्ट के सामने वो फॉरवर्ड कर रहा है कोर्ट के ओपिनियन के लिए। तो अब हम वापस आ जाते हैं सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 पे, जिसमें कि बेसिकली हमने रेफरेंस देखा था किसका, सेक्शन 13 क्लॉज बी का। तो अब ये रेफरेंस को अब हम कॉन्टेक्स्ट में समझ चुके हैं कि बात क्या हो रही थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आर्बिट्रेटर ने डिसीजन खुद लिया ही नहीं है, यानी कि अवार्ड जो है वो अभी तक बेसिकली डिसीजन के फॉर्म में आया ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 14 में जब आप अवार्ड फ़ाइल कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ फ़ाइल नहीं होगा, अभी तो कोर्ट के ओपिनियन के लिए भी वेट करना है। तो इस सिचुएशन में आप सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में अवार्ड फ़ाइल कराएंगे कि यहाँ पे हम उस टाइप के अवार्ड की बात कर रहे हैं जिसमें कि आर्बिट्रेटर ने एक्चुअली अवार्ड नहीं दिया है, फ़ाइनल डिसीजन नहीं दिया, बल्कि अपना सेक्शन 13 में क्लॉज बी वाला पावर इस्तेमाल करके कोर्ट के पास उस अवार्ड को सबमिट कराया है ताकि कोर्ट अपना ओपिनियन दे उस डिसीजन से, उस इशू से रिलेटेड। इसका प्रोसीजर सिंपली क्या होगा कि आर्बिट्रेटर ने सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में कोर्ट के पास अवार्ड सबमिट करा दिया है स्पेशल ओपिनियन के लिए, बेसिकली स्पेशल केस की तरह कोर्ट के ओपिनियन के लिए अवार्ड सबमिट करा दिया है। अब कोर्ट पार्टीज़ को नोटिस सेंड करेगी एंड पार्टीज़ जो है इस नोटिस के रिसीविंग के बाद पार्टीज़ आर गोइंग टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। कोर्ट पार्टीज़ को अपना ओपिनियन, अपना इशू पेश करने का मौका देगी एंड पार्टीज़ की इश्यूज़ और ओपिनियन सुनने के बाद कोर्ट अपना ओपिनियन प्रोनाउंस करेगी उस इशू से रिलेटेड जो आर्बिट्रेटर ने फॉरवर्ड किया है कोर्ट को। एंड ये ओपिनियन जो फाइनल इसकी लाइन है वो मैं वापस से रीड आउट कर रही हूँ, दिस ओपिनियन शैल बी एडेड टू एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द अवार्ड। यानी कि जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने फॉरवर्ड किया था कोर्ट को एक क्वेश्चन के फॉर्म में, वो अवार्ड का आंसर कोर्ट ऐड करेगी उसमें। एंड अब जो ये फाइनल अवार्ड है इसमें दोनों चीज़ें आ गई, आर्बिट्रेटर ने जो सवाल फॉरवर्ड किया था कोर्ट को वो भी, और कोर्ट का डिसीजन भी। टू समराइज़, सेक्शन 14 इज़ द रेलेवेंट सेक्शन जो कि हम बात करते हैं ना कि अवार्ड को आपको बेसिकली रूल ऑफ द कोर्ट बनाना होता है। तो सेक्शन 14 बेसिकली इस रिलेटेड प्रोसीजर ले आउट करता है, सेट आउट करता है। एंड सेक्शन 14 इज़ द रेलेवेंट सेक्शन बेसिकली जिसके थ्रू एक आर्बिट्रेटर का अवार्ड रूल ऑफ द कोर्ट बनता है। हाउ? बाय बेसिकली सिंपली फाइलिंग द अवार्ड इन कोर्ट, और उसका क्या प्रोसीजर है वो हमने अभी सेक्शन 14 में देखा। इतना याद रखें कि जब तक एक अवार्ड रूल ऑफ द कोर्ट नहीं बनता तब तक उस अवार्ड की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। जब तक कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू पास एन ऑर्डर और डिक्री तब तक उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती उस अवार्ड की। तो इसीलिए सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो करना लाजमी है, इसके बग़ैर आर्बिट्रेटर के डिसीजन की अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती।